Hey friends, in this video we are going to study about icosanoids. This video is in the continuation on the topic of hormones and their receptors. In the previous video we have already covered about steroid hormones, neurotransmitter, peptide hormones, ligands such as nitric oxide, carbon monoxide, growth factors and others. Now in this video we are going to study about icosanoids. These are the several kinds of lipids which serves as signaling molecules that in contrast to the steroid hormones act by binding to cell surface receptors. हमने स्टेरॉयड हार्मोन सबसे पहली वीडियो और टॉपिक में पढ़े थे जिसमें ये था कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं दे आर दी हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और लाइगेंड्स व्हिच रिक्वायर अ न्यूक्लियर रिसेप्टर बिकॉज दे कैन डिफ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इजीली. But over here we have another kind of ligands or signaling molecules known as icosanoids that are lipids, but they are not like steroid hormones because they act by binding to cell surface receptors. ये जो है सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. हाउएवर दे आर लिपिड्स इन नेचर. Biochemically, they are lipids in nature, but they bind to cell surface receptors instead of nuclear receptors, unlike steroid hormones. आइकोसानॉइड्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं. जैसे ही ये बनते हैं दे रैपिडली ब्रेक डाउन एंड देयरफॉर दे एक्ट लोकली इन द ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे. ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे जो होती है वो काफ़ी नेबरिंग सेल्स में होती है और ऑटोक्राइन में खुद का ही सेल खुद को ही रिस्पॉन्ड करता है विच मीन इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन सिग्नल एंड हैव इट्स ओन रिसेप्टर. तो यहाँ पे आइकोसानॉइड्स जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एग्जांपल्स जो है वो आइकोसानॉइड्स का वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, thromboxanes and leukotrienes. So these are the four major examples of icosanoids. So icosanoids जो है वो एक तरह के लिपिड्स हैं जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड्स हैं, बट ये ऐसे लिपिड्स हैं जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं. So these examples are very important, which are prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes and leukotrienes. These are the examples of icosanoids which act as a signaling molecule or ligand and act by binding to cell surface receptors. अभी जो आइकोसानॉइड्स हैं इनका काम कहाँ कहाँ होता है. दे स्टिमुलेट वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन टारगेट सेल्स विच इंक्लूड्स ब्लड प्लेटलेट सेग्रीगेशन, इन्फ्लेमेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में, इन्फ्लेमेशन में जो है आइकोसानॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है. अब आइकोसानॉइड्स बनते कैसे हैं. आइकोसानॉइड्स की सिंथेसिस की शुरुआत होती है फ्रॉम दी फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2 विच इज़ ऑल्सो रिटन एज PLA2. तो PLA2 एक एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस की मदद से फॉस्फोलिपिड्स की जो है फॉस्फोलिपिड्स का यूज़ करके आइकोसानॉइड्स की सिंथेसिस की जाती है. अब इसकी फॉस्फोलिपिड्स की जो हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, इससे बनता है एराकिडोनिक एसिड. Over here we can see this is the arachidonic acid which is formed by the hydrolysis of phospholipids in the presence of enzyme phospholipase. So arachidonic acid बना. arachidonic acid जो है वो two different chemicals बनाता है. एक तो बनता है ल्यूकोट्राइन्स विच इज़ आइकोसानॉइड और दूसरा बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 विच फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज. सो अरेकिडोनिक एसिड जो है वो टूट के दो अलग अलग केमिकल्स बनाता है, एक ल्यूकोट्राइन्स और एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम cyclooxygenase. Cyclooxygenase is a very important enzyme in the formation of prostaglandins and plays a major role in case if we need to control the inflammation. अब prostaglandins further जो है बनाता है हमारे पास prostacyclins, thromboxanes and prostaglandins. Thromboxanes we know plays important role in clotting and is important in immune system. और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इन्फ्लेमेशन में काम आता है. तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स इस तरह से जो है सिंथेसिस होती है फ्रॉम द एराकिडोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द लाइगेंड्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो टर्म्ड एज आइकोसानॉइड्स. अब यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज की बात करते हैं. जो साइक्लोऑक्सीजनेज है इट इज़ द टारगेट ऑफ एस्पिरिन. एस्पिरिन एक टैबलेट होती है मेडिकली, इसका हम यूज़ करते हैं टारगेट करने के लिए साइक्लोऑक्सीजनेज को और बाकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को, NSAIDs. दीज आर दी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ये जो है एस्पिरिन जो है इन पे वर्क करती है और इसका काम क्या होता है
अगर हम इनहिबिट कर दें सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, यानी कि एस्पिरिन हम दे दें, तो एस्पिरिन रिड्यूस कर देती है इन्फ्लेमेशन एंड पेन. सो एस्पिरिन रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड pain by inhibiting the synthesis of prostaglandins by targeting the cyclooxygenase enzyme. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनहिबिट करना चाहते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स को, तो हम एस्पिरिन लेते हैं, और एस्पिरिन का काम है टू रिड्यूस प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग. तभी जो है हार्ट डिजीज़ के लिए भी जब यहाँ पे हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, उस टाइम पे एस्पिरिन इसलिए दी जाती है बिकॉज एस्पिरिन रिड्यूसेस द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग. तो ब्लड की क्लॉट को रिड्यूस करना काम करती है एस्पिरिन. एस्पिरिन का काम है थ्रोम्बोक्सिन्स की सिंथेसिस को ब्लॉक करना, और ये सारी सिंथेसिस ब्लॉक तभी की जा सकती है अगर हम साइक्लोऑक्सीजनेज, ये जो एंजाइम है, इसको अगर हम ब्लॉक कर दें. तो साइक्लोऑक्सीजनेज को एस्पिरिन अगर इनहिबिट कर दे या इसको टारगेट कर ले, तो ये सारे के सारे हार्मोन्स बनना या आइकोसाइनॉइड्स बनना बंद हो जाएंगे, और वी कैन कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, पेन, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग. अब यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ cyclooxygenase forms have been observed, which is COX1 and COX2, which is cyclooxygenase 1 and 2. cyclooxygenase 1 जो है बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोडक्शन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जबकि जो cyclooxygenase 2 है इट इज़ नॉन टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन एंड डिजीज. सो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम जो है ये इंक्रीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को, विच इज़ एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन एंड डिजीज. तो COX2 इज़ द मेन टारगेट ऑफ एस्पिरिन. अभी हमारे पास हो गया आइकोसाइनॉइड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि दे आर अ काइंड ऑफ लिपिड्स बट दे बाइंड टू cell surface receptors instead of the nuclear receptors. Now the next topic is the plant hormones. हमारे पास plant hormones भी एक तरह के signaling molecules और ligands होते हैं जो कि plants के जो receptors होते हैं उनके साथ bind करते हैं. So the major plant hormones are auxins, gibberellins, cytokines, abscisic acids and ethylene. They have their receptors and they mainly consist of histidine kinase systems and ubiquitination, which we will study later. So this is whole about hormones and their receptors, in which we have covered all the topics or different types of hormones and their different types of receptors. यहाँ पर अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं तो दीज आर दी प्लांट हार्मोन्स विच आई हैव टोल्ड यू, और इनके ये टारगेट टिश्यूज होते हैं और इनकी सिग्नलिंग जो है ये सारे फंक्शंस करवाती है. अगर हम अब समरी के बारे में देखें, सो दी टॉपिक हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर इज एट द एंड. तो यहाँ पे हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा है स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में. स्टीरॉयड हार्मोन्स आर दी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन डिफ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. The examples are sex steroids, corticosteroids, thyroid hormone, vitamin D3, retinoic acid, ecdysone and racinosteroids, which we have already covered in the previous videos. The second ligand that we studied was the nitric oxide and carbon monoxide, which doesn't require any kind of receptor because these are the highly unstable gases that directly targets their enzyme. The third that we studied was the neurotransmitter. Neurotransmitters are the hydrophilic molecules which are released by the neurons and they act from neuron to neuron or neuron to other target cells. These also require cell surface receptor. The example of neurotransmitters are acetylcholine, dopamine, serotonin, epinephrine, histamine, glutamate, glycine and GABA. The next one is the peptide hormone that we covered in the previous videos as well, which includes the insulin, glucagon, growth hormone, follicular stimulating hormone and prolactin. These three hormones are released by the pituitary gland, and peptide hormones also requires cell surface receptors or transmembrane receptors. Now the other one is the fifth one is the neuropeptides or neurohormones. These are actually secreted by neurons, which are different from neurotransmitters. These also require cell surface receptors, and the examples are substance P, oxytocin, vasopressin, enkephalins and beta endorphins. The sixth one is the growth factors, which are very important. They also require cell surface receptors, and some examples are nerve growth factor, epidermal growth factor, platelet derived growth factor, and they also include interleukin 2, erythropoietin and cytokines, which are very important in case of immune system. The seventh that we studied right now is the eicosanoids, which also require cell surface receptor, despite the fact that they are lipids in nature and they are they show different mode of mechanism as compared to steroid hormones.
They are the lipid signaling molecules, and the main examples that we studied right now is the prostaglandin, prostacyclin, thromboxanes, and leukotrienes. The enzyme which is very important in this video is the cyclo. In the production, in the inhibiting or in the production of these hormones is the cyclooxygenase. So cyclooxygenase we have studied, and the last that we studied is the plant hormones. So these are the total 8 different kinds of ligands or signaling molecules, and the different types of receptors such as nuclear receptor and cell surface receptor, which plays a major role in this signaling. So I hope that you liked this topic and the whole video. If you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.